नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान में एक बार फिर हमला किया है इस्राइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर जो मध्य पूर्व के हैं। 86वीं वेव शुरू कर दी है हमलों की। 1 महीना बीत चुका है और हमले वहां पर इस्राइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी लगातार जारी हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आखिर उन्होंने ईरान पर हमला क्यों किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये था और बड़ी वजह बताई जा रही थी कि वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रिजीम चेंज होने की स्थिति आ गई है इस्राइल में और अमेरिका में। कैसे, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी है कि यहाँ दोनों ही देशों में लगातार वहाँ की जनता सड़कों पर उतर आई है अपनी सरकारों के खिलाफ, और क्या कुछ आगे हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो ये अब ईरान ने जो ताज़ा हमले किए हैं उस पर क्या कुछ अपडेट है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं कि क्या कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि उनका केवल और केवल मकसद ईरान के जो तेल ठिकाने हैं उन पर कब्जा अपना जमाना है, उनको अपने अधिकार में लेना है। इसके अलावा ये साफ साबित हो गया है कि जो आरोप ईरान पर लगाए जा रहे थे वो आरोप गलत थे और डोनाल्ड ट्रंप का भी मकसद कुछ और नहीं था बल्कि ईरान के तेल ठिकानों पर कब्जा करना था। हालांकि ट्रंप के बयान लगातार अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, उनके बयानों को लेकर भी अब पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन ये जो स्थिति उन्होंने स्पष्ट की है ये शायद पहली बार की है कि तेल ठिकानों पर कब्जा करना उनका मुख्य मकसद था। बहरहाल इस पर बात करते हैं कि किस संदर्भ में उन्होंने ये चीज़ें कही हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि कहां कहां ताज़ा तरीन जो हमले ईरान ने किए हैं इस्राइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर वो कहां किए हैं। बिल्कुल समीर जी, जो ख़त्म अल अनविया का है उसके सेंट्रल हेडक्वार्टर के अनुसार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 86वीं लहर ने पश्चिम एशिया और इजरायली कब्जे वाले इलाकों के अंदर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और इस दौरान मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके रणनीतिक और संवेदनशील जगहों पर हमले किए। और ये जो ईरान के जो औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर जो अमेरिकी और इजरायली हमले हैं इसके जवाब में जो था ये लहर जारी की गई और ये अभी भी लहर जारी है, इसकी घोषणा कर दी गई है IRGC की तरफ से। IRGC के बयान के मुताबिक इस ऑपरेशन में कब्जे वाले इलाकों के दक्षिण में स्थित बीर अल सावे के नियोट होबाब औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया गया। इसके लिए IRGC की एरोस्पेस फोर्स द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। और ख़त्म अल अनबिया के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि ईरानी एरोस्पेस और नौसेना बलों ने इस ऑपरेशन को कई चरणों में अंजाम दिया। इसके पहले चरण में इराक स्थित अमेरिकी विक्टोरिया बेस, कुवैत के आरिफजान और सऊदी अरब के अल खर्ज में मौजूद हवाई संचालन के बुनियादी ढांचे, हथियारों के डिपो और ड्रोन सुविधाओं पर हमले किए गए। ये हमला इजरायली सैन्य ठिकानों, ज़ायोनी सुविधाओं और कोमाला समूह के मुख्यालयों तक फैला, जिनमें अलाद, अल नकाब और तेल अवीव शामिल थे। इसके अलावा अमेरिकी 5th फ्लीट, अल दफरा फेस UAE और एयरविल में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया। IRGC की एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसवी ने कहा कि ईरान अमेरिकी रडार नेटवर्क और लॉजिस्टिक सिस्टम को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से अपने ऑपरेशन जारी रखेगा और साथ ही अमेरिकी सेना को भी नुकसान पहुंचाएगा। मौसवी ने साफ कहा कि रडार नेटवर्क और लॉजिस्टिक सेवाओं को पंगु बनाने का काम जारी रहेगा और ये भी जोड़ा मौसवी ने कि ईरानी खुफिया निगरानी और लगातार हमलों के कारण अमेरिकी सेना के पास अब हमारी सीमाओं से दूर हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने ज़मीन पर स्थित मौजूद सबूतों की ओर इशारा किया, जिनमें एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम, विमानों, हवाई ईंधन भरने वाले विमानों और नष्ट हो चुकी अमेरिकी सुविधाओं का मलबा शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर भी हमले किए जाएंगे। और इधर जो इस्राइल और अमेरिका की ओर से जो ईरान के नागरिक ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, नागरिक ठिकानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, अस्पतालों को और स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी प्रतिक्रिया में भी ईरान ने कहा है कि अब उन जगहों को निशाना बनाया जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ नागरिक ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और ये हमले अब किस तरीके से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो ईरानी सेना के जो प्रवक्ता है उनका बयान भी सुनेंगे और उन्होंने सीधे साफ तौर पर यह चेतावनी दी है कि जिन जगहों पर अमेरिकी सैनिक होंगे, अमेरिकी ठिकाने होंगे, वहां पर ये हमले जारी रहेंगे। वहां जो गल्फ कंट्रीज में जहां अमेरिकी सैनिक अभी भी हैं या उन्होंने
छिप रहे हैं या जिन होटलों में रुके हुए हैं, चूंकि जो कई बेस वहां पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, वहां रहने लायक स्थिति नहीं है। वहां जो अमेरिकी सैनिक थे जो बचे हुए हैं वो भागकर दूसरी जगहों पर गए हैं, कई होटलों में उन्होंने शरण ले रखी है और ईरान का कहना है कि उन जगहों की हम पहचान कर रहे हैं और वहां पर हमले किए जाएंगे। ऐसे कई जगह हमले किए भी जा रहे हैं और यही नहीं, वहां पर चेतावनी भी दी गई है उन देशों को भी कि वो अपने नागरिकों को वहां से हटा लें, क्योंकि ये लोग उनको एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ समीर जी, असल में अमेरिका और इजराइल ने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तेहरान में, उन पर हमले किए और उसके जवाब में अब साफ कर दिया ईरान ने कि अब इनके जो अफसर हैं, कमांडर हैं, राजनेता हैं, उनके आवास हैं, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। और इनके जो कमांडर हैं, खातम अल अनबिया के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर ये जारी किया और उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व कब्जे वाले क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी ज़ायोनी कमांडरों और राजनेताओं के आवासों को ईरान द्वारा निशाना बनाया जाएगा और दुश्मनों की बुराइयों और आतंकवादी कृत्यों तथा विभिन्न शहरों में ईरानी लोगों के रिहायशी घरों को निशाना बनाए जाने के संबंध में जवाबी कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र और कब्जे वाले इलाकों में अमेरिकी और ज़ायोनी कमांडो तथा राजनीतिक अधिकारियों के आवासों को निशाना बनाया जागा। हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या कहा ये ईरान के जो सशस्त्र बलों के जो प्रवक्ता है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूल और अस्पताल पहले ही लगातार निशाना बनाए जा रहे हैं। तो अब उसके जवाब में क्या कुछ कहना है ईरान की सेना का, उसके प्रवक्ता बता रहे हैं। बिस्मिल्लाह क़ासिम अल-जब्बारीन با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم। तो ये कह रहे हैं कि ईरानी नागरिकों के घरों को निशाना बनाए जाने के जवाब में मध्य पूर्व और कब्जे वाले क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी और ज़ायोनी कमांडरों और राजनेताओं के आवासों को ईरान द्वारा निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका ज़ायोनी दुश्मनों की बुराइयों और आतंकवादी कृत्यों, विभिन्न शहरों में ईरानी लोगों के रिहायशी घरों को निशाना बनाए जाने के संबंध में ये उन्होंने जवाबी कार्रवाई की बात कही है और कहा है कि इस इलाके और कब्जे वाले इलाकों में अमेरिकी और ज़ायोनी कमांडरों तथा राजनीतिक अधिकारियों के आवासों को अब हम निशाना बनाएंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर तमाम जो रिहायशी इलाके हैं उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और जहाँ जो पब्लिक प्लेस हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, विश्वविद्यालय हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उन पर जब हमला किया जा रहा है। अब ये स्थिति अमेरिका के लिए और ईरान, इसराइल के लिए, दोनों के लिए बड़ी घातक है। हालांकि इसराइल में तो तमाम जगहों पर हमले किए गए हैं, बंकरों में भी, चूंकि जो सामान्य आम लोगों के लिए बंकर बने हैं वहां सैनिकों को ठहराया गया है, तो सैनिकों की तलाश में वहां कई हमले हुए हैं। लेकिन अमेरिका के लिए अब ये बहुत एक तरीके से ये खौफनाक चेतावनी है। बिल्कुल, अमेरिका के लिए काफ़ी खौफनाक चेतावनी है समीर जी, और अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई पड़ रहा है। और परेशान इतने कि ट्रम्प साहब ने तो कह दिया कि वहाँ तो रिजीम चेंज हो गया, ईरान में रिजीम चेंज हो गया और हमको सिर्फ 2 बार चेंज हो गया, कहे कि एक बार 2 बार चेंज हो गया, तीसरे लोग आ गए हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे भी हम बात कर रहे हैं, ये कभी कभी भाग जाते हैं, तो तीसरे लोग आ गए, यानी 2 बार रिजीम चेंज हो गया और हमारा मकसद सिर्फ वहाँ का तेल लेना है, तो असली मकसद पर आ गए हैं। वरना अभी तक तो जो था वो आज़ादी दिला रहे थे ईरानियों को कि आ जाओ तो लोकतंत्र देंगे और जाने क्या क्या देंगे। अब बता रहे हैं एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है अमलेंदु जी, रजा पहलवी वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, लेकिन अब उनसे भी पल्ला झाड़ लिया है ट्रंप ने। कल एक सभा में किसी जगह पर उन्होंने कहा कि नहीं, रजा पहलवी उस लायक नहीं है कि हम उनको ईरान में बैठाएं, वहां हम किसी और को बैठाने की तैयारी में। तो इधर इसराइल को पहले उन्होंने एक तरह से कह दें कि गच्चा दे दिया है, इसराइल परेशान है, नेतान्याहू परेशान है। उधर रजा पहलवी भी जो उम्मीद पाले हुए थे कि अमेरिका और इसराइल की मदद से वो जाकर ईरान में सत्ता संभालेंगे, अब उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। हाँ, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है, लेकिन समीर जी यहाँ उनकी उम्मीदों पर पानी इसलिए फिरा है चूंकि ईरान ने अब एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई है। वो स्ट्रेटजी उसकी काम करती दिखाई पड़ रही है। उसने खुद तो इजराइल पर हमले कम कर दिए हैं। यमन के हूथी और हिजबुल्ला वो जो है वो रेल रहे हैं इस समय इजराइल को ज़बरदस्त तरीके से, और ईरान जो है वो हमले कर रहा है अमेरिका के जितने अड्डे हैं, उसके शैक्षिक संस्थान, मतलब उसके संस्थान जो हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सैन्य अड्डे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहा है। यानी अमेरिका का अगर ये भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो उस पर हमले कर रहा है। वो समझ गया है कि
अकेला इजराइल कुछ भी नहीं है, उसको तो जब चाहेंगे तब पीट के रख देंगे। जो कुछ है पहले ये है, अगर ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये रणनीति ईरान की काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। और जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से कल जो है अमेरिका में प्रदर्शन हुए हैं, 90 लाख लोग जो हैं सड़कों पर उतरे हैं, तो ये कम नहीं है समीर जी, 90 लाख लोगों का अमेरिका जैसी जगह पर सड़कों पर उतरना और लगातार जो है ये विरोध करना और ट्रंप को कुर्सी छोड़ो, ट्रंप कुर्सी छोड़ो, ये वहाँ नारे लगना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो रिजीम चेंज की नौबत जो है वो आ गई है अमेरिका और इजराइल में। कल इजराइल में भी ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुए। हाइफा, अकेले हाइफा में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक सांसद हैं उनको गिरफ्तार किया गया। यानी अब वहाँ सरकार के अंदर से भी चीज़ें जो है, मतलब सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से भी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं। ये खबरें जो आ रही हैं, तो ये इसने काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो कर दिया है ट्रंप साहब को। तो अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमारा मकसद जो है वो पूरा हो गया। और वहाँ प्रदर्शन की तस्वीरें वही कि अमेरिका में, तो पूरे अमेरिका में जगह जगह 3000 से ज्यादा जगहों पर ये प्रदर्शन हुए हैं। और जैसा बताया अमलेंदु जी ने कि 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए और ट्रंप के खिलाफ वहां पर नारेबाजी कर, हाँ, ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और ट्रंप ने जो अब कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जरूरत करने पर उन पर हमें हमला करने का विकल्प भी हमें अपने पास सुरक्षित रखा है। यानी जो ईरान कह रहा है कि ये बातचीत करता है, बातचीत के पीछे ही धोखे से आगे हमला कर देता है, इसलिए अब कोई बातचीत नहीं, तो उसको साबित भी ट्रंप कर रहे हैं। हम लोग सुन लेते हैं। सुनते हैं क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब एक बार फिर कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम ईरान हार चुका है, वहां पर रेजीम चेंज हो चुका है, दोबारा कह रहे हैं कि हम बातचीत भी कर रहे हैं। बहरहाल सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि क्या कहा है उन्होंने ईरान से बातचीत को लेकर। As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. For the next couple of days, a lot of boats. And I would only say... तो कह रहे हैं वो अपने विमान से ही पत्रकारों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल युद्ध की वजह से ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। ये और उन्होंने जो जिन नेताओं को मारा गया है उनका जिक्र कर रहे हैं और कहा मुझे लगता है कि हम उनके साथ कोई समझौता कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ट्रंप ने कहते हैं कि हम ऐसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिनसे पहले किसी ने बातचीत नहीं की है, ये लोगों का बिल्कुल अलग समूह है, इसलिए मैं इसे सत्ता परिवर्तन ही मानूंगा। और तो ये वही बात कर रहे हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि उनका प्रशासन ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बातचीत में लगा हुआ है और दावा किया कि बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। साथ ही उन्होंने भी कहा कि सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला है, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उन पर हमला करने का विकल्प भी अपने पास सुरक्षित रखा है। ये खुद भी इनको नहीं पता है कि किससे बातचीत कर रहे हैं। और जो ईरान की सेना के प्रवक्ता का पिछले दिनों बयान आया था कि डोनाल्ड ट्रंप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं या फिर ईरान की मिसाइलों से लग रहा है कि बातचीत कर रहे हैं, तो अब अपने में ही कंफ्यूज है कि आखिर हम बात किससे कर रहे हैं। अपने में ही बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि इनको हमारी मिसाइलों से ही बात करने दो, तो मिसाइलों से बात कर रहे हैं। लेकिन समीर जी, इस बीच ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है और ट्रंप ने कहा कि मैं इसे ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने, ईरान ने, मुझे लगता है कि सम्मान के तौर पर हमें तेल से भरी 20 नावें दी हैं। ये तेल की बहुत बड़ी नावें हैं जो होर्मुज जल जमरू मध्य से होकर गुजरेंगी। यह प्रक्रिया कल सुबह से शुरू होगी और अगले कुछ दिनों तक चलेगी। अब ये देखना है कि इनकी 20 नावें कौन सी जो जहां जिसको ईरान ने जिसको अनुमति दे दी है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर जाएं, तो ये 20 नावें। अब ये किसको खुश करने के लिए, अब अमेरिका के लोगों को इतना तो पता ही होगा कि आखिर ये नावें गुजर रही हैं कि नहीं। यानी ये 20 बड़े बड़े जहाज हैं जो तेल से लदे हुए हैं। तो अजीब तरह के दावे कर रहे हैं अमलेंदु जी डोनाल्ड ट्रंप। और ये जो कल हम लोग प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा अमेरिका ऐसा लग रहा था कि सड़कों पर उतर आया है। बिल्कुल समीर जी, पूरा लग रहा था कि एकदम जो है सड़कों पर उतर आया है। और इजराइल में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन, अमेरिका में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन। यानी एक ही दिन दोनों प्रदर्शन जो है वो हुए अमेरिका और इजराइल में, और ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुए। लेकिन ये जो कहा ट्रंप साहब ने, इसका बहुत तगड़ा जवाब जो है वहाँ ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ,
उन्होंने कहा है, और उन्होंने जो भ्रामक जो है बाजार समाचार हैं, अभियान जो चल रहे हैं, उसके खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि उन्हें पश्चिमी वित्तीय हितों द्वारा अमेरिका के खिलाफ जारी अमेरिकी इजरायली आक्रामकता के बीच लाभ के लिए बाजारों में हेरफेर करने के लिए जानबूझ इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण के रूप में उन्होंने वर्णित किया। यानी ट्रंप के बयान और जो वहाँ का मीडिया छाप रहा है कि तो खत्म होने वाला है, इस तरह की बातें। और उन्होंने एक एक्स पे एक पोस्ट लिखी और लिखा कि ध्यान दें, बाजार खुलने से पहले तथाकथित खबरें या सच्चाई अक्सर मुनाफा वसूली के लिए एक बहाना मात्र होती हैं। मूल रूप से एक उल्टा संकेतक है। ठीक इसका उल्टा करें, अगर कीमतें बढ़ती हैं तो शॉर्ट करें, अगर कीमतें गिरती हैं तो लॉन्ग करें। क्या आपको कल कुछ दिखता है? आपको प्रक्रिया पता है? हम लोग उनका ट्वीट देख भी सकते हैं समीर जी। तो ये काली बाफ है वहाँ की संसद के प्रमुख, वो क्या कह रहे हैं। और ये बातें लगातार बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों के पीछे जो होता है वो आर्थिक हित होते हैं, और आर्थिक हित किसके होते हैं? वो अमेरिका के नहीं, बल्कि वो ट्रंप और उनके दोस्तों के होते हैं। तो जी हाँ, तो ये काली बाफ लिख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है कि प्री मार्केट में आने वाली तथाकथित खबरें या सच अक्सर मुनाफा कमाने का ही एक जरिया होती हैं। असल में ये एक उल्टा संकेत होता है। ठीक इसका उल्टा करें, अगर वे किसी चीज़ का दाम बढ़ाते हैं तो उसे शॉर्ट करें, अगर वे उसका दाम गिराते हैं तो उसे लॉन्ग करें। कल कुछ ऐसा दिखे तो आपको पता ही है कि क्या करना है। यानी वो बता रहे हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाजार में उतार चढ़ाव लाने के लिए। लेकिन आप ये भी देखिए अमलेंदु जी, केवल एक बार तेल के दाम गिरे और एक ही बार शेयर मार्केट में कुछ पॉजिटिव हलचल देखी गई। बाकी इनके बयानों से अब शेयर मार्केट पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं। शेयर मार्केट भी समझ गया ना कि ये दो, हाँ, ट्रंप के बयान ऐसे ही, कुछ नहीं हो रहा है। आप वही चीज बार बार तो दोहरा नहीं सकते, बार बार दोहरा नहीं सकते। तो ये साफ तौर पर समझ में आ गया। और ये बिल्कुल जो है समीर जी कि जो मतलब इनका जो कहना है कलीबाफ का, वो ठीक ठीक जो है वो समझ में आता है। और हाल के दिनों में ट्रंप ने जो ईरान के साथ तथाकथित सार्थक वार्ता का बखान जो किया है, और इसके सट्टाबाजियों की प्रतिक्रिया के कारण शेयरों में अस्थायी उछाल आया, जो आपने बताया अभी, और तेल की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन एक ही बार आई और किसी भी तरीके से, जबकि ईरान ने बातचीत से दृढ़ता से इनकार कर दिया। तो ईरान की अपनी जगह पर कायम है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं होगी। ये मार्केट को भी समझ में आ गया है कि ट्रंप जो है बकलोली कर रहा है सिर्फ जो है बाजार में दाम गिराने के लिए। तो ये समझ में आ गया, इसलिए अब कोई उसका असर नहीं पड़ रहा है। और जो तमाम उसके सहयोगी हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये बकलोली कर रहा है। इस बकलोली यानी कीर स्टारमर जो हैं, जो यूके के प्रधानमंत्री, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि ट्रंप साहब, आप चाहे मुझे कितना भी आप मेरे ऊपर व्यंग कीजिए, लेकिन मैं अपने देश के लोगों को आपके हारते हुए युद्ध में नहीं झोंकूंगा। यानी कि आप युद्ध हार रहे हैं तो मैं अपने लोगों को मरने के लिए आपके साथ नहीं भेज सकता। ये साफ तौर पर जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो समझा जा सकता है कि ट्रंप की स्थिति अब क्या रह गई और दुनिया किस तरीके से ट्रंप को ले रही है। बिल्कुल। और इधर जो ये भी जो धमकियां भी दे रहे हैं अमलेंदु जी, उन धमकियों को लेकर भी न कि तो अमेरिका में कोई बहुत गंभीरता से ले रहा है, ईरान तो बिल्कुल ले ही नहीं रहा। वो तो कह रहा है आप भेजिए 10,000 सैनिक, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। और ना ही पूरी दुनिया में इसको गंभीरता से देखा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अब 10,000 सैनिकों को उतारने का मतलब यह है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप को संसद की अपनी अनुमति लेनी होगी, अन्यथा उनकी सेना में भी विद्रोह हो सकता है। यहां तक ट्रंप के खिलाफ माहौल बन चुका है अमेरिका में। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा माहौल बन चुका है समीर जी। और अगर ये कुछ नुकसान होता है इनके सैनिकों का, अभी तक तो यही पता नहीं है कि भाई 30,000 से ज़्यादा आपके सैनिक जो थे मध्य पूर्व में आपके 17 एयर बेसिस पे मौजूद थे, वो कहाँ चले गए। तमाम लोगों के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी देखा जा रहा है। ये जो 90 लाख से ज़्यादा लोग 3,000 जगहों पर जो उतरे हैं ट्रंप के खिलाफ, उसमें ये मांग भी शामिल है कि जो हमारे सैनिक गायब हैं उनके बारे में बताओ। 300 सैनिकों के बारे में अमेरिका स्वीकार कर चुका है वो गंभीर रूप से घायल हैं। तो जब 300 के बारे में आप स्वीकार कर चुके गंभीर रूप से घायल हैं, तो उनकी क्या स्थिति है, स्वास्थ्य क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं, इसकी जानकारी वहाँ की सेना नहीं दे रही है। तो ये इसको लेकर है। तो अब ये जो नए लोग पहुंचेंगे इनका हाल क्या होगा, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं वहाँ व्यक्त की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर रोष वहाँ समीर जी दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो अमेरिका में जो रोष और नाराजगी दिखाई पड़ रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से वहां अतिरिक्त सैनिक भेज भी नहीं सकते हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई है। पेंटागन तो करीब हफ्ते 10 दिन पहले कह चुका है कि आगे अगर लड़ाई और जारी रखनी है तो कम से कम $200 अरब की व्यवस्था और करनी होगी। इधर महत्वपूर्ण खबरें जो आ रही हैं, इस्राइल पर
ईरान के अलावा जो चौतरफा हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से और हूती की तरफ से, और हूतियों के हमले में इस लड़ाई में उतरने के बाद लाल सागर के भी बंद होने का जो खतरा मंडरा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन ईरान को मिल रहा समर्थन और अमेरिका इसराइल के से पीछे हटते हुए उनके जो देश दिखाई पड़ रहे हैं वो इन लोगों को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर इराक से भी बड़ी उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप को, वहां पर जो कुर्द लड़ाके हैं जो ईरान से ही गए हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम इस लड़ाई में नहीं उतरेंगे, लेकिन इराक की सरकार भी अब ईरान के समर्थन में दिखाई पड़ रही है और ईरान के वहाँ पे खमेनेई साहब ने उनको धन्यवाद भी दिया है। हाँ, खमेनेई ने उनको धन्यवाद भी दिया है। वहाँ की सरकार और वहाँ के जो शिया मिलिशिया हैं वो और शिया धर्मगुरु सब जो हैं वो उनके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। और समीर जी, उन्होंने इराकी धर्मगुरु जो हैं, इराकी शीर्ष धर्मगुरु, उन्होंने ईरान के स्पष्ट रुख की सराहना की। तो उसका इस्लामी क्रांति के नेता अयतुल्लाह सैयद मुस्तफा खामेनी ने अमेरिका और इजरायली शासन द्वारा इस्लामी गणराज्य के खिलाफ चलाए जा रहे गैर कानूनी युद्ध पर इराक के धार्मिक प्राधिकरण और राष्ट्र के स्पष्ट रुख के लिए उनका आभार व्यक्त किया, थैंक यू बोला है। और रविवार को एक संदेश में अयतुल्लाह खामेनी ने अमेरिका इजराइल के आक्रामक युद्ध के मद्देनज़र ईरान के लिए शीर्ष धार्मिक इराकी नेताओं द्वारा ईरान के समर्थन की सराहना की। और उन्होंने बगदाद में जो उनके ईरान के राजदूत मोहम्मद काज़ेम अल सादेक, उन्होंने जो है नेता का संदेश जो है इराक की सर्वोच्च इस्लामी परिषद जो है उसके प्रमुख शेख हुमाम हमूदी उनको सौंपा। और 21 मार्च को ईद उल फित्र के नमाज के दौरान पढ़े गए एक बयान में इराक के शिया शीर्ष मुस्लिम धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्लाह अली अल सिस्तानी ने ईरान पर चल रहे अमेरिकी इजरायली युद्ध की कड़ी निंदा की थी। और सिस्तानी ने अपने बयान में कहा था कि ईरान और लेबनान में घरों पर आग की लपटें भड़क रही थीं जबकि दोनों मुस्लिम देश सैन्य आक्रमण के अधीन थे। बयान में कहा गया कि हम इस दमनकारी युद्ध की निंदा करते हैं और दुनिया के सभी मुसलमानों स्वतंत्रता चाहने वालों से इसकी निंदा करने और ईरान और लेबनान के उत्पीड़ित राष्ट्रों के साथ एकजुटता दिखाने का आह्वान करते हैं। इराक और दुनिया भर में लाखों शियाओं के लिए अनुकरणीय व्यक्ति अयातुल्लाह सिस्तानी ने भी दुनिया के प्रभावशाली देशों और संस्थाओं के साथ साथ मुस्लिम राज्यों से भी इस आक्रामकता को रोकने में हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। इस बीच अयातुल्लाह सिस्तानी द्वारा ईरानी और लेबनानी राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के आह्वान के बाद इराकी जनता की सहायता का पहला काफिला ईरान भेजा गया है। और इसके लिए अयातुल्लाह मुज्तबा खामेनी जो है उन्होंने थैंक यू बोला है, शुक्रिया अदा किया है। बिल्कुल, हो तो उनको धन्यवाद दिया है। तो ईरान को जो समर्थन मिल रहा है दुनिया भर से वो ये दिखा रहा है कि इस लड़ाई में एक तो उस लड़ाई में जो नियमों का पालन कर रहा है और दूसरी बात ये कि नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं कर रहा है, तीसरी बात ये कि अमेरिका और इसराइल का इस लड़ाई का जो मकसद है उन सारी चीज़ों के सामने आने के बाद इस लड़ाई में उनके साथ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। वही दूसरी ओर जो अभी हम लोग सैनिकों की बात कर रहे थे अमलेंदु जी, अमेरिकी सेना के कमांडर हैं, CNN जो वहाँ का मीडिया है उसके साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि अगर वहाँ पर और सैनिक भेजे जाते हैं, यानी जो 7,000 सैनिकों को भेजने की जो योजना है, इसका मतलब ये होगा कि ये 7,000 सैनिकों की सैन्य आत्महत्या होगी। यानी इनके सामूहिक इनको मारने का, इनको भेजने का मतलब इनको सामूहिक रूप से इनको खत्म कर देना। बिल्कुल समीर जी, एक तो ईरान की रणनीति बहुत तगड़ी है और उसके पास हथियार कम नहीं है, खूब हैं। ज़मीन पे लड़ने के हथियार और ज़्यादा हैं। ये हथियार कहाँ से लेकर जाएंगे भाई? इनके सैन्य अड्डे थे वहाँ लेके जाएंगे, अड्डे तबाह हो चुके हैं। आपकी जो युद्धपोत जो हथियार लेकर पहुँचे हैं उनका और नुकसान होगा। वो युद्धपोत भी डुबोए जा सकते हैं। वो युद्धपोत डूबेंगे तो उन पर बैठे हुए सैनिक जो हैं वो भी डूबेंगे, कहाँ जान बचाकर भागेंगे। ये सारे खतरे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा ये कि वहाँ 10 लाख जो हैं नागरिकों को तैयार किया है ईरान ने, उनको हथियार जो उपलब्ध कराए गए हैं कि वो भी जंग में जाकर, युद्ध में जाकर मैदान में लड़ेंगे। तो यानी ईरान की सेना तो लड़ेगी, 10 लाख जो हैं वो लड़ाके जो हैं वो ईरानी नागरिक भी जाके लड़ेंगे। ये हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि कब्रिस्तान जो है, बड़ा कब्रिस्तान बन जाएगा वहीं अमेरिकी सैनिकों का। ये साफ तौर पर खतरा समझ में आ रहा है। अभी तक का जो सरकारी डेटा है, अनादोलू एक न्यूज़ एजेंसी है उसने इकट्ठा किया है और सरकारी डेटा का हवाला देते हुए उसने बताया है कि फरवरी के आखिर से अब तक ईरान ने 7 अरब देशों में US ठिकानों और अहम जगहों को निशाना बनाते हुए कम से कम 5,471 मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यानी लगभग 6,000 के 5,500 के आसपास जो है मिसाइल उसने
दागी हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हमले संयुक्त अरब अमीरात में, उसके बाद कुवैत, फिर बहरीन, फिर कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब और ओमान पर आते हैं। और इन देशों के अधिकारियों ने सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोनों के हमले की जानकारी दी है और इन हमलों की गंभीरता और क्षेत्रीय हवाई सुरक्षा प्रणालियों पर पड़ रहे दबाव का इससे साफ पता चलता है। इसीलिए जो CNN के साथ जो अमेरिकी कमांडर बातचीत में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान में 7,000 सैनिक भेजना सैन्य आत्महत्या होगी। बिल्कुल, कि आप अगर इन्हें भेजते हैं तो इसका मतलब आप उन्हें मौत के मुंह में डाल रहे हैं। वहाँ सैनिकों को भेजना आसान नहीं। जब आप अपने हवाई हमलों से आप कुछ नहीं कर पाए, आप अपने वहाँ पर नेवी भेजकर कुछ नहीं कर पाए, तो वहाँ ज़मीन पर सैनिक भेजना तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आप सैनिकों को मरने के लिए वहाँ भेज रहे हैं। इस तरह इसका बयान और सेना के कमांडर ने दिया है। अमेरिकी TV चैनल को ही ये इंटरव्यू में ये बात कही है। तो इसको लेकर अब ये दिख रहा है अमलेंदु जी कि किस तरह से सेना के भीतर आक्रोश है और इस लड़ाई में जो एक फेल्ड स्ट्रेटजी जिसको कहा जाता है, उस स्ट्रेटजी के साथ ट्रंप उतरे हैं, उन्होंने सेना को उतारा है वो, और उसका जो नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ अमेरिका में ये जो तस्वीरें तमाम दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें हैं ईरान की। वहाँ आज तेहरान में बिजली चली गई काफ़ी देर के लिए हमलों के बाद, लेकिन उस अंधेरे में भी वहाँ ये प्रदर्शन अपनी सरकार के समर्थन में होते रहे। हाँ बिल्कुल, सरकार के समर्थन में प्रदर्शन होते रहे और इंतकाम अल्लाह अकबर के नारे लगते रहे। ये हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उसके पावर प्लांट पर, उसके बाद जो थी वो तेहरान में बिजली चली गई। हम लोग इसको फुल स्क्रीन और आवाज़ों के साथ भी समीर जी सुन सकते हैं कि क्या उसमें नारे लगा रहे हैं, चूंकि ये पता लगे कि वो अपनी सरकार के समर्थन में। अभी हम लोग जो वहाँ पर अमेरिका के तमाम जगहों से जो तस्वीरें देख रहे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ उनके समर्थन में लगातार उतरी है और ईरान की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। देखते हैं एक बार इस जो प्रदर्शन है इसको फुल स्क्रीन पर क्या नारे लग रहे हैं। तो ये वहाँ पर सरकार के समर्थन में ये प्रदर्शन हो रहे हैं और अंधेरे में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। बिजली चली गई है, यानी एक आप उनका मनोबल नहीं गिरा सकते हैं, ये बताने का भी एक सिंबल है। बिल्कुल समीर जी, ये सिंबल है ये बताने का कि इससे ईरानी रुकने वाला नहीं है, तुम्हारे हमलों का जवाब साफ तौर पर देगा, ये समझा जा सकता है। इधर समीर जी इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल का कहना है कि 1 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं और उसने जो ईरान से जो इजराइल के साउथ इजराइल में मतलब जो मिसाइलें दागी गई उसमें कई हमलों की खबर मिली है। और इजरायली मीडिया अधिकारियों ने कहा है कि 1 घंटे के अंदर लगभग कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी हो गया है। और इन धमकियों के बाद चेतावनी जारी करते हुए नेगेव इलाके, जिसमें डेमोना और आदि भी शामिल हैं, इनमें सायरन बजाएगा, ये इजरायली सेना का कहना है। इधर जो सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि कुवैत की एक बड़ी बिजली घर और पानी की सुविधा केंद्र में आग लगी हुई दिखाई पड़ रही है। सैटेलाइट डेटा के अनुसार दोहा वेस्ट पावर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने का पता चला है। यह प्लांट कुवैत में बिजली बनाने और पानी को खारेपन से मुक्त करने यानी डीसैलिनेशन की सबसे बड़ी सुविधा है। और थर्मल तस्वीरों में प्लांट के कुछ हिस्सों में, जिनमें स्टोरेज टैंक के पास के इलाके भी शामिल हैं, सक्रिय लपटे और धुआं साफ तौर पर दिखाई दिया। और इस प्लांट की बिजली बनाने की क्षमता लगभग 2400 मेगावाट और यह हर दिन लगभग 110 मिलियन गैलन पानी बनाता है, जो कुवैत की कुल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा है। और कुवैत के पीने के पानी का काफ़ी हद तक खारा मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो इस पर निर्भर है। और इस घटना से पानी की आपूर्ति में कुवैत में किल्लत बढ़ गई है। ये खबरें हैं। पीने के पानी की किल्लत वहाँ बढ़ गई, चूंकि डिसैलिनेशन प्लांट में ही वहाँ समुद्री पानी से वहाँ पीने योग्य पानी बनाया जाता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है। और उस प्लांट पर हमला, इसी सबसे ज़्यादा जो पानी बनता है, ये पेयजल बनता है, वहाँ पर ये हमला हुआ है। तो अब इस तरह ये वहाँ की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उन पर भी हमले का प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और कहा ही है ईरान ने कि आप उनको ठिकाना दिए हुए
हैं ईरान पर हमले के लिए, इसलिए आपके ऊपर हमले होते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, इसलिए हमले होते रहेंगे चूंकि आपने उनको ठिकाना दिया हुआ, साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि ये आपके पास अगर आकर छिपते हैं, होटलों में छिपते हैं, नागरिक ठिकानों को भी चाहते हैं, तो इनको बाहर निकालो, वरना आप भी इसकी जद में होंगे। और साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिका के जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, अमेरिका का जिन भी इंस्टीट्यूशंस में एक पैसे का भी अगर हिस्सा है, उससे आप लोग 1-1 किलोमीटर दूर चले जाइए, चूंकि अब ये हमारे निशाने पर हैं और ये हमारा वैध निशाना है। ये साफ तौर पर IRGC की तरफ से कह दिया गया है। इधर समीर जी, बगदाद के पास जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है, उस पर रॉकेट से हमला हुआ है और विमान जो है वो तबाह हो गया है। और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक बगदाद के पास अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने पर रॉकेट से हमला हुआ। इस हमले में राजधानी के पश्चिम स्थित विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इस हमले की चपेट में एक इराकी A-32 ट्रांसपोर्ट विमान आ गया, जिसमें आग लग गई, और बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम आने वाले रॉकेटों को रोक पाने में नाकाम रहा। इराक युद्ध के दौरान यह बेस अमेरिका का एक प्रमुख मिलिट्री केस था और हाल के दिनों में क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच इस बेस पर बार बार हमले हो रहे हैं। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि एयरविल स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को भी ड्रोन भेजे गए थे और इससे इसको भी काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। तो ये समझिए इस समय बगदाद में जो मतलब हमले हो रहे हैं अमेरिकी बेस और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पे, ये खबरें हैं। बिल्कुल, तो ये खबरें हैं। और इधर पीछे पोप लियो का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है अमलेंदु जी। उन्होंने कहा है कि जंग शुरू करने वाले नेताओं की प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करता है। अब ये सीधा सीधा हमला उनका डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू के ऊपर है, चूंकि इस हमले को शुरू करने के लिए यही दोनों दोषी बताए जा रहे हैं, यही जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, यही दोनों बताए जा रहे हैं। और अगर पोप कहना, अच्छा इस बीच समीर जी एक और हुआ, पोप की बात भी हम लोग करेंगे। और जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पोप जो बात कह रहे हैं, और नेतन्याहू सिर्फ ऐसा नहीं है कि साहब मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर रहा हो, ईसाइयों के खिलाफ भी कर रहा है। वहाँ जो एक ईसाइयों का धर्मस्थल है, उस पर उसने पूजा पर रोक लगा दी, वहाँ नहीं जाएंगे, उस पर हमला किया। पेड्रो सांचेज जो हैं, जो वहाँ के स्पेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस पर अपनी सख्त आपत्ति जताई है, पेड्रो सांचेज ने। और पेड्रो सांचेज ने कहा है कि नेतन्याहू ने कैथोलिक लोगों को यरूशलेम के पवित्र स्थलों पर पाम संडे मनाने से रोक दिया है, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी कारण या औचित्य के। और स्पेन की सरकार की ओर से हम धार्मिक स्वतंत्रता पर हुए इस अनुचित हमले की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इजराइल विभिन्न धर्मों की विविधता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें, क्योंकि सहिष्णुता के बिना यह सह अस्तित्व असंभव है। ये उनका साफ तौर पर समीर जी कहना है। और इसी के साथ ये खबर है कि यहाँ तो ये हो रहा है, लेकिन जो ईरान है वहाँ समीर जी एक क्रिश्चियन संत हैं, उनके नाम पर तेहरान का 161वां जो मेट्रो स्टेशन है वो शुरू किया गया है। और ईरान इसको बड़ी कहा जाए उसके साथ बता रहा है खूबसूरती के बाद के साथ कि देखिए कि वहाँ जो है इजराइल में, वहाँ तो क्रिश्चियंस को रोका जा रहा है पूजा करने से भी, और हमारे यहाँ जो है ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ सेंट जो है उनके नाम पर ये मेट्रो स्टेशन किया जा रहा है। उसका विजुअल है वो हम लोग देख सकते हैं, उसका IRIB जो है उसने वो विजुअल जारी किया है कि किस तरीके से वहाँ मेट्रो स्टेशन जो वो चल रहा है। बिल्कुल, तो वहाँ पर ईरान ये बताने, यानी जो एक संदेश है, मैसेजिंग है, उस मामले में भी किस तरीके से कमज़ोर पड़ रहे हैं। और ये चाहे अब ये बौखलाहट है लड़ाई की या फिर जो भी हो, कि वहाँ कैसे जो क्रिश्चियंस को उनके पूजा स्थलों पर जाने से रोका जा रहा है इजराइल में। लेकिन ईरान ने इसका भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किया है कई मोर्चों पर। अगर देखें लगातार अमलेंदु जी, तो ये दोनों ही देश बुरी तरीके से इसीलिए घिरे हुए हैं, पूरी दुनिया ने इसीलिए साथ छोड़ दिया है, बेहद करीबी देशों ने भी साथ छोड़ दिया है, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने, और एकदम अलग थलग कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और नेतान्याहू को कि आप लोगों ने ये गैर कानूनी लड़ाई लड़ी है और इस लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं थी, ज़बरन आपने ईरान पर हमला किया है। यानी ईरान का ये जो कहना कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम पीड़ित हैं, उससे पूरी दुनिया एक तरह से लग रहा है कि वो कन्विंस्ड है, और यहाँ तक कि जो अमेरिका के करीबी दोस्त हैं वो लोग भी उससे सहमत हैं।
हाँ बिल्कुल, ये लोग सहमत हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो विजुअल भी हम लोग समीर जी देखेंगे जो ईरान ने जारी किया है। बिल्कुल, ईरान ने जो विजुअल्स जारी किए उसको देखें, कैसे उन्होंने अपने मेट्रो स्टेशन का एक ईसाई धर्म के संत के नाम पर उन्होंने सेंट मैरी के नाम पर उन्होंने रखा है। वो खुल गया है, बस उसका उद्घाटन कर दिया है। और इधर जो है वो पाम संडे जो होता है उसको मनाने से इजराइल ने रोक दिया है बिना किसी स्पष्टीकरण के। पेड्रो सांचेज जो है इस पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वो हम लोग देख सकते हैं कि वो किस तरीके से है। और ये सेंट सर्किस चर्च है तेहरान में, उसके पास ये मेट्रो स्टेशन है। बिल्कुल, तो देखते हैं कि जो विजुअल्स जारी किए गए हैं जिसका उद्घाटन हुआ है मेट्रो स्टेशन का, और ये ईसाई धर्म के एक प्रमुख संत के नाम पर किया गया है। तो ये चीज़ें ये बता रही हैं कि किस तरह से क्या कुछ केवल लड़ाई ही नहीं हो रही है दोनों के बीच में, बल्कि दोनों देश एक दूसरे की संस्कृति का भी परिचय दे रहे हैं, चाहे अमेरिका और इजराइल हो और चाहे ईरान हो। ये उसको हम एक बार देखते हैं फुल स्क्रीन पर। इसको IRIB ने जारी किया है इस विजुअल को, और किस तरीके से इसका नामकरण किया गया है ईसाई धर्म के संत के नाम पर। जी बिल्कुल समीर जी, ईसाई धर्म के संत जो है सेंट मैरी, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और बहुत सुंदर खूबसूरत जो है समीर जी, ये देखिए दिख रहा है, उसके विजुअल्स जो आए हैं सामने। और 161वां मेट्रो स्टेशन ये है वहाँ का, और इसको वहाँ ओपन कर दिया गया आम जनता के लिए। वहाँ गांधी के नाम पे भी हॉस्पिटल है और मेट्रो स्टेशन भी है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये देखा जा सकता है। ये उस विजुअल जो है उसने IRIB ने जारी किया। हम इसको फुल स्क्रीन पर भी समीर जी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको देखते हैं। तो ये विजुअल्स जारी किए हैं IRIB ने, और ये 161वां मेट्रो स्टेशन है सेंट मैरी के नाम पर। इसका नामकरण किया गया है ईरान में। जी, ईरान में इसका नामकरण किया गया है समीर जी। और इस बीच जो है जो खाड़ी के देश हैं उनके अंदर भी अब रिजिम चेंज की बातें होने शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहाँ का अवाम जो है वो खुलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया। और ये सवाल उठा रहा है कि भाई इन खाड़ी के देशों की सरकारों ने ईरान के ऊपर जो हमले हुए उनकी अभी तक निंदा क्यों नहीं की। आप प्रस्ताव लेकर UN में पहुंच जाते हैं ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान पर जो हमला हुआ, बच्चे मारे गए, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, उसकी आपने अभी तक एक शब्द में भी निंदा नहीं की। और ट्रंप किस तरीके से बेहुदा शब्दों में जो है खाड़ी के देशों के जो शासक हैं उनके बारे में बातें कर रहा है। कतर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं मोहम्मद अल मेसाफर, उन्होंने समीर जी अल जजीरा मुबाशिर से बात करते हुए कहा कि इस बात पर हैरानी हुई कि अरब देशों ने ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा नहीं की, जबकि इजराइल ने ही पहले हमला किया था। और उन्होंने उन मौजूदा पोप तक उसकी निंदा कर रहे हैं, आप ये देखिए। पोप तक उसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हमला करने वाले हैं उनकी प्रार्थना जो ईश्वर नहीं सुनता है। ये आप समझिए। तो यानी जो अभी ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी जीत उत होने वाली नहीं है, हारना तय है। और समीर जी, ट्रंप जो इसको धर्मयुद्ध बनाना चाहता था, आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ पोप ने इसको धर्मयुद्ध बनने से रोक दिया। यानी आप ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जो आप एक जंग करना चाहते थे उसको रोक दिया पोप ने, ये कहकर कि जो पहले हमला करते हैं उनका नहीं सुनता ईश्वर जो है। तो ट्रंप जो कोशिश कर रहा था, जो खुद पोप बनना चाहता है, लगता है ऐसा ही है, तो उसको रोक दिया इस तरीके से। तो ये वहाँ चीज़ें आ रही हैं। और वो कह रहे हैं उन मौजूदा खतों की तरफ रोशनी डालते हुए प्रोफेसर मोहम्मद अल मेसाफर जो है कि इजराइल, लेबनान और सीरिया समेत दूसरे अरब देशों के लिए इजराइल जो है वो खतरा पैदा कर रहा है। और उन्होंने कहा कि इजराइल एक जंग इसलिए शुरू करता है ताकि हम दूसरी जंग को भूल जाएं। और ये भी कहा उन्होंने कि अमेरिका खाली देशों के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ खड़ा है। बहुत बड़ी बात कही, वही बात जो डॉक्टर मसूद पेशेश्किन ने कही थी और वही बात जो खातमुल अंबिया के प्रवक्ता ने कही थी कि ये बताइए कि आपके यहाँ अड्डे बनाने का आपको क्या फायदा हुआ। कल को अगर इजराइल आपके ऊपर हमला कर दे तो अमेरिका जो है क्या वो इजराइल पर गोली चलाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जंग को खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशों का समर्थन करने की उन्होंने अपील भी की, जैसा कि पाकिस्तान और कई दूसरे देश कर रहे हैं समीर जी। तो ये बिल्कुल, तो ये वहाँ पर एक जो ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं मोहम्मद अल मेसाफर, महत्वपूर्ण बात कही है। और
खाड़ी के देशों में भी बिल्कुल वहाँ की जनता अपने सरकारों की जो के फैसले हैं, नीतियां हैं, उसके खिलाफ दिखाई पड़ रही है। और यहाँ तक कि इसका असर अब दिख रहा है और उनको भी ये महसूस कर रहे हैं, खाड़ी के देश भी, कि आखिर अमेरिका को अपने ठिकाने देने, अपनी सुरक्षा की गारंटी देने, उनको अरबों खरबों अब तक डॉलर देने का फ़ायदा क्या हुआ, उसका हश्र क्या हुआ। अमेरिका तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और हमारे यहाँ ठिकाने बनाकर हमारे देश को ही कितना नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब एक बड़े परिवर्तन की अब संभावना वहाँ भी दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से ईरान ने इन दोनों देशों को अकेले दम पर, घुटनों पर ला दिया। और वो देश जो लगभग 30-40 साल से लगातार प्रतिबंधों को झेल रहा है और केवल उसके पास अपने देश की बनाई हुई चीज़ें हैं, हथियार हैं, और उन्हीं की बदौलत वो इन दो महाशक्तियों से लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई नहीं लड़ा, उनको घुटनों पर ला दिया है, घुटनों पर एक तरीके से ला दिया है। इस बीच समीर जी बड़ी खबर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों और सैनिकों पर रॉकेट दागे हैं और हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने उत्तरी इजराइल में इजरायली ठिकानों, दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं और दक्षिणी लेबनान के अल अदा इसाह शहर के खानूक इलाके में इजरायली सैनिकों पर सुबह 8:20 से और 8:12 पर 2 रॉकेट दागे। अल मलिकिया और किरियान शमुआ में इजरायली सैनिकों गाड़ियों पर क्रमशः सुबह 6:40 पर और 6:30 पर रॉकेट से हमला किया और अबीबिम बस्ती में इजरायली सैनिकों पर सुबह 6 बजे एक रॉकेट हमला किया और हाइफा के दक्षिण में मिशमार अल करमेल मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर सुबह 4:30 बजे एक मिसाइल से हमला किया। ये इस समय समीर जी खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर आ रही है अमलेंदु जी की ईरानी हमले में सऊदी अरब में अमेरिका का एक जासूसी विमान वो नष्ट हो गया है, उसको नुकसान पहुंचा है। और एक तस्वीर बड़ी वायरल हो गई है जिसमें ये पुष्टि हो गई है कि वो अमेरिका का ही विमान है जो 2 टुकड़ों में, ईरान की मिसाइलों के हमले के बाद वो 2 टुकड़ों में बट गया है। काफ़ी वायरल और अलग अलग जो बहुत क्रेडिबल एजेंसियां हैं उन्होंने उस तस्वीर की पुष्टि की है। हाँ समीर जी, उनकी पुष्टि की है, वो काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ की छापा है, एजेंसीज ने भी और अमेरिका ने भी स्वीकार किया है कि उसको थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन खबर ये समीर जी कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं और एक तरह से कहा जाए कि जो कई हवाई जहाज़ जो है अमेरिका के पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जिनमें लगभग 2 दर्जन जो है वो जेट विमान और रिफ्यूजल टैंक्स जो है वो माने जा रहे हैं। इस बीच जो ये सऊदी अरब में यूएस का जो जासूसी विमान है क्षतिग्रस्त हो गया है और जो तस्वीरें आई हैं उसके मुताबिक जो है यूएस एयरफोर्स का E-3 सेंट्री विमान जो है ये नष्ट हो गया और ये विमान जो है हवा से चेतावनी देने और कंट्रोल करने वाला एक अहम सिस्टम है। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है और ये दिखा रहा है कैसे वो तहस नहस हुआ है। और ये जो विमान है ये एक तरीके से वहाँ जो सैनिक लड़ रहे हैं उनके लिए एक सूचना का बहुत बड़ा सोर्स है। हमले बहुत बड़ा सोर्स है, ये बताता था कि कहाँ से हवाई हमले आ रहे हैं, कहाँ पे जो दुश्मन की सेना है वो मौजूद है। ये सारी रडार सिस्टम तो नष्ट हो चुका है पहले। रडार सिस्टम तो यानी अब ईरान जो है वो इनके सारे जो सूचना वाले सिस्टम है उनको भी तहस नहस कर रहा है। पहले उसने सब इनके एयर डिफेंस सिस्टम कर दिए, रडार सब तहस नहस कर दिए, खाड़ी के देशों में इजराइल दोनों जगह नष्ट कर दिए। अब हिजबुल्लाह जो है आराम से रॉकेट मार रहा है, रॉकेट भी नहीं रोके जा पा रहे हैं, ड्रोन नहीं रोके जा पा रहे हैं और इधर जो है इस तरीके से ये जहाज जो है ये क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और F-70 जो इसका यह है विमान जो है इसने युद्ध के मैदान में निगरानी में अहम भूमिका निभाता है ये, और ये एक बड़े इलाके में सैकड़ों लक्ष्यों पर नज़र रखने में सक्षम है। यूएस अधिकारियों ने बताया है कि बेस पर हुए हमले में कम से कम 10 सैनिक घायल हुए हैं, किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। इसके अलावा एक टैंकर विमान को भी नुकसान पहुंचा है। तो यानी अब यूएस ने भी ये मान लिया है कि इस विमान को नुकसान हुआ है, नष्ट हो गया है। 10 सैनिकों के घायल होने की बात कही है, किसी के मारे जाने की सूचना नहीं दी है। लेकिन वो मारे जाने की सूचना वैसे भी नहीं दे रहे हैं अमलेंदु जी। लेकिन उस विमान जिसकी तस्वीर एक बार हम उसको फिर से देखेंगे, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिसको ट्वीट किया है, विमान का ये हश्र अगर है तो अगर उसमें केवल 10 सैनिक अगर घायल हुए हैं तो ये समझा जा सकता है कि उनकी स्थिति क्या होगी और किस तरीके से जनहानि को छिपाने की कोशिश अमेरिका में हो रही है। बिल्कुल जनहानि को छिपाने की कोशिश हो रही है। और समीर जी एक तरह से देखा जाए तो ये जो मतलब सैनिकों के नुकसान को लेकर भी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। और अगला शनिवार जो आएगा
नो किंग्स के तहत जो प्रदर्शन होंगे तो हो सकता है समीर जी की करोड़ों लोग जो हैं वो अमेरिका में शामिल हों और ट्रंप के खिलाफ एक जबरदस्त बगावत वहाँ देखने को मिल रही है, वो सड़कों पर दिखाई दे। वहाँ की सेना को भी बाध्य किया जा सकता है कि इस ट्रंप को गिरफ्तार करो, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन ट्रंप अपनी बेहूदगी से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। और इधर रविवार के दिन वहां पर रात में भी लगातार जो हमले हुए हैं, बहुत भीषण हमले इसराइल पर भी हुए और अमेरिकी ठिकानों पर भी हुए हैं। उनमें तेहरान, ये कई ईरान के भी कई शहरों पर हमले हुए हैं, उसकी खबरें भी हैं। इस ईरान को भी नुकसान हो रहा है और ईरान तो अपने होने वाले नुकसान और जो वो अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा है उन सब की सूचना बराबर दे रहा है और एक प्रामाणिकता के साथ दे रहा है। यहाँ तक कि जनहानि को भी दे रहा है कि हमारे यहाँ इतने सामान्य लोग मरे, यानी नागरिकों की मौत हुई है और इतने हमारे सैनिकों की मौत हुई है। पूरी वो एक पूरा ब्यौरा दे रहा है। लेकिन यहाँ न तो इसराइल की ओर से इस तरह की कोई जानकारी दी जा रही है और न ही अमेरिका की ओर से। लेकिन अमेरिकी मीडिया या आप कहिए कि वैश्विक मीडिया में कई मीडिया संस्थान ऐसे हैं जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तमाम चीज़ें वो निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं छिप पा रही हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं छिप पा रही हैं। हालांकि रविवार की रात और दिन में जो हमले हुए ईरान पर, उसमें तेहरान, इस्फहान, कराज, शहरियार, जंजन, मीनाब, हाफ्तकेल, बंदर अब्बास और अन्य प्रांत प्रभावित हुए और जिसमें कई महिलाओं, बच्चों समेत आम नागरिकों की जानें गई और साथ ही बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। और इसके जवाब में ईरान ने अपना जो जवाबी हमला किया उसमें वो फारस की खाड़ी और कब्जे वाले क्षेत्रों में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों, सैन्य अड्डों, औद्योगिक स्थलों और रणनीतिक संपत्तियों पर मिसाइल और ड्रोन से सटीक हमलों से उसने जवाब दिया। और इधर समीर जी, जो अमेरिका का एक मीडिया आउटलेट है एक्सियोसिस, उसने साफ तौर पर कहा है कि ईरान की सेना परिचालन की दृष्टि से मजबूत बनी हुई है। IRGC और सहायक बलों की गतिशीलता, कमान और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता बरकरार है, जबकि रणनीतिक मिसाइल और ड्रोन भंडार संरक्षित हैं। भूमिगत मिसाइल और नौसैनिक अवसंरचना बरकरार है और ईरान होर्मुज जलजमू मध्य पर अपना नियंत्रण बनाए हुए, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर उसका प्रभाव बना हुआ है। ये साफ तौर पर वहाँ का वो स्वीकार कर रहा है। इधर तेहरान ने वाशिंगटन को चेतावनी दी है कि सोमवार 30 मार्च यानी आज दोपहर तक ईरानी शैक्षणिक संस्थानों पर बमबारी की निंदा करे, अन्यथा पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े विश्वविद्यालयों पर अतिरिक्त हमले किए जाएंगे। ये उसने साफ तौर पर समीर जी कहा है। और इधर अमेरिकी हवाई हमलों में इराक का मोसुल और तुज खारमुतूर में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फेज पीएम जो अभी तक अमेरिका पे हमला कर रहे थे ईरान के समर्थन में, उनके ठिकानों पर उसने हमला किया है। और ईरान ने पूरे क्षेत्र में जवाबी हमलों का नया दौर शुरू किया है, जिसमें विक्टोरिया, आरिफजान, अल खालज, तेल अवीव, एरबिल और अल दाफरा में स्थित 5th फ्लीट सहित पूरे क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई चरणों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। प्रत्यक्ष जो साक्ष्य आए हैं उससे अमेरिकी सैन्य विमानों, बुनियादी ढांचों को नुकसान की पुष्टि हुई है। और IRGC ने घोषणा की है कि सऊदी अरब में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर एक $20,000 के शाहिद 136 ड्रोन ने, जिसका जिक्र भी हम लोग कर रहे हैं, जिसका भी हम लोग कर रहे हैं, अवाक्स है, उसने $700 मिलियन के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, ये उसने कहा है। और एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम को उसने निशाना बनाया, जिससे अबू धाबी स्थित उसकी एक साइट को काफ़ी नुकसान हुआ है। बहरीन को भी ईरान के जो जवाबी हमले हैं उनमें काफ़ी नुकसान हुआ है। और बयान में IRGC ने पुष्टि की है कि दोनों स्थल क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य से संबद्ध जुड़े उद्योग थे। तो ये समीर जी एक तरीके से आ रहा है। इधर ईरानी सेना ने घोषणा की है कि उसने पूर्वी जॉर्डन के अल अजराक वायुसेना अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिपो, सहायक उपकरण, भंडारण सुविधाओं और स्थलों पर हमले किए हैं। ये अपनी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ी खबरें जो हमले की आ रही हैं और 86वीं वेव शुरू की है हमलों की ईरान ने इसराइल और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ। तो ये बड़े पैमाने पर, लेकिन देखिए कि ये महत्वपूर्ण बात है कि ईरान के विश्वविद्यालयों, स्कूलों और हॉस्पिटल्स पर, अस्पतालों में हमले हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से। लेकिन ईरान ने हमले करने से पहले कहा है कि अगर आप इन हमलों की निंदा करिए तो ठीक है, नहीं तो हम हमले करेंगे। यानी अभी भी वो इनको समय दे रहा है कि आप अपने जो आपने गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है,
उसके लिए पश्चाताप करिए, तब हम आप पर हमले करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी कि युद्ध में रत है और ईरान, लेकिन ये चूंकि इसीलिए कहा जाता है कि एक जो सांस्कृतिक देश है, ईरान की सभ्यता और संस्कृति हजारों साल पुरानी है, यही वजह है कि वहाँ जो सत्ता की जो मजबूती है वो भी दिखाई पड़ रही है। आम लोगों का इस युद्ध की घड़ी में उसमें समर्थन दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि किसी तरीके से भी वो गैर कानूनी रास्ता नहीं अपना रहा है इस लड़ाई में भी, जबकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। इधर अमेरिकी ठिकाने अलग अलग अरब देशों पर है और दूसरी ओर इजराइल है ही। हाँ बिल्कुल, दूसरा इजराइल है ही समीर जी। और इधर जो है एक तरीके से कहा जाए ट्रंप साहब जो हैं वो अपने समर्थक देशों के निशाने पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बानीज, उन्होंने ट्रंप से साफ तौर पर कहा है कि भाई ईरान के जो आपके ईरान युद्ध के लक्ष्य हैं उनको आप स्पष्ट कीजिए। और उन्होंने कहा है कि मैं ईरान में युद्ध के लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा स्पष्ट दिशा निर्देश दें, साथ ही तनाव कम करने पर भी उन्होंने जोर दिया। अल्बानीज ने कहा मैं ये और ज़्यादा निश्चितता से जानना चाहता हूं कि युद्ध के असल लक्ष्य क्या हैं और मैं चाहता हूं कि तनाव कम हो। ऑस्ट्रेलिया ने यूएई के अनुरोध के बाद रक्षा में मदद करने के लिए अपने सैन्य विमान तो तैनात किए हैं, लेकिन उसने हॉर्मुज को फिर से खोलने में मदद के लिए नौसेना भेजने से साफ इनकार कर दिया। यानी यूएई की रक्षा के लिए तो भेज दिए हैं अपने जहाज, लेकिन वो कितनी रक्षा कर पाएंगे ये देखना होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का भी नुकसान ना हो। लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं ट्रंप से कि भाई आपका ईरान में लक्ष्य क्या है ये तो बताओ। एक महीना हो गया युद्ध लड़ते हुए, लक्ष्य क्या है? कभी कह रहे हो रिजीम चेंज करना है, कभी कह रहे हो उसके पास परमाणु हथियार हैं, और आज लेकिन अब आज तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, वो एक अखबार से को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हमारा मकसद तो, ट्रंप ने अपना मकसद बता दिया, हमारा मकसद तो वहां के तेल पर कब्जा करना है। बिल्कुल ये बता दिया कि तेल पे कब्जा करना है, लेकिन वो तेल पर कब्जा कैसे होगा? तेल पे कब्जा अगर करना है तो तेल पे कब्जे की बातें तो अलग से भी हो सकती थी, लेकिन अगर ये आप देखते हैं कि तेल पर कब्जे की बातें अगर नहीं हो पा रही हैं तो फिर आपने क्यों इस तरीके से हमला किया? भाई तेल की सीधी बात करते तो हो सकता है कहीं पर कुछ बात पहुंचती भी, चले ठीक है आप सैंक्शन हटाते, वो आपको तेल देता। बात तो यही है, वो तेल बेचने को मना कब कर रहा है ईरान? वो तो तेल बेचेगा, भाई सैंक्शंस तो आपने लगाए हुए हैं ना कि तेल नहीं बेचेगा, तो तेल जब आप बेचने पर सैंक्शन आपने लगाए हैं तो ये आपको देखा हो सकता है। लेकिन समीर जी, इजराइल में भी रिजीम चेंज की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं और बड़ी खबर इस समय ये आ रही है इजराइल से कि वहाँ नेसेट द्वारा जो है वो राज्य बजट मंजूर किए जाने के बाद वित्त मंत्रालय के महानिदेशक ने इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्रालय के महानिदेशक इलान रोम ने वित्त मंत्री बेंजामिन स्टैमिच को सूचित किया है कि नेसेट में राज्य बजट पारित होने की प्रक्रिया पूर्ण ना होने पर वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। रोम को जनवरी 2025 में वित्त मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया था ताकि गाजा में हमास आतंकवादी समूह के साथ युद्ध के दौरान इजराइल की आर्थिक मजबूती को बढ़ाने में मदद मिल सके। अपने कार्यकाल के दौरान रोम ने 2025 और 26 के राज्य बजटों का संचालन किया और बजट खर्च को लेकर रक्षा प्रतिष्ठान के साथ बातचीत का नेतृत्व किया और कर प्राधिकरण के साथ मिलकर काले धन के खिलाफ लड़ाई में भी वो शामिल रहे। अब ये जो समीर जी आ रहा है, तो वित्त मंत्रालय का कहना है कि मोसाद के पूर्व अधिकारी भी हैं कि मोसाद के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर रोम अपने साथ एक व्यापक आर्थिक और रणनीतिक विश्लेषण लेकर आए और उन्होंने युद्ध के बाद के लिए आर्थिक नीति तैयार की। रोम कहते हैं कि इस व्यस्त और चुनौतीपूर्ण दौर में देश की सेवा करने का और इस जबरदस्त आर्थिक प्रयास में भागीदार बनने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन अब मैं ये सेवा नहीं दे सकता। यानी उस समय तो जो जितनी तारीफ ली थी नेतान्याहू ने हमास के हमले के बाद जब रिटेलिएट किया था, लेकिन अब ईरान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने लड़ाई छेड़ी है, हमला किया है, उस लड़ाई में वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। न केवल विपक्षी दल उनके खिलाफ हैं, वहां की जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर आई है, बल्कि अब उनके करीबी लोग भी उनका साथ छोड़ रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल ट्रंप वाला हाल हो चुका है इस समय नेतान्याहू का भी। हाँ बिल्कुल समीर जी, बिल्कुल ट्रंप वाला ही हाल हो चुका है उनका, नेतान्याहू का। और इनका तो और पहले हो जाता, वो तो ट्रंप अभी तक रोके हुए था, क्योंकि वो ट्रंप अगर इस तरीके से हमला नहीं करता तो और ज्यादा। यहाँ की तो सुप्रीम कोर्ट ही इनके खिलाफ है, वो आदेश पारित कर चुके हैं। अल्पमत की सरकार चला रहे हैं इस समय, राष्ट्रीय सरकार चल रही है युद्ध की वजह से, और ये चाहता है कि युद्ध चलता रहे तो राजनीतिक मतलब जो उसको लाभ है वो मिला रहे, और ये मतलब इस तरीके से देखने में आ रहा है। इधर समीर जी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह का जो हमला है, उस हिजबुल्लाह के हमले में
इजराइल के 3 सैनिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इसको आईडीएफ ने स्वीकार किया है। और सेना के जो आईडीएफ है, मतलब वहाँ की इजराइल की सेना है, उसके अनुसार कल दोपहर हुई घटना में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की चपेट में आने से 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। और आईडीएफ ने बताया कि एक अलग घटना में दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के पास हिजबुल्लाह के एक ड्रोन के टकराने से एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि 2 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। अब कुछ विजुअल्स समीर जी, हाँ, ये बता रहे हैं कि सभी सैनिकों को इलाज के लिए अस्पतालों में ले जाया गया और उनके परिवारों को इसकी सूचना दे दी गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं जिनकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि इजराइल के सैनिक जो हैं वो हिजबुल्लाह के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वो विजुअल्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो चूंकि सोशल मीडिया के विजुअल्स हैं उनकी हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते। अगर उनकी कोई पुष्टि होती है वो विजुअल्स भी फिर हम लोग दिखाएंगे। जी बिल्कुल, उनकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये खबरें आ रही हैं, विजुअल्स के साथ आ रही हैं कि वहाँ ईरान के सैनिकों के सामने इजरायली सैनिक वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो स्थिति बड़ी बुरी है इस समय इसराइल की, चूंकि उसको ईरान के हमलों का ही नहीं, अब उसको हिजबुल्लाह और वहाँ पर हूती जो है यमन के, उनके हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। और ये अपने आप में, ये मिलिशिया हैं, नागरिक सेनाएं हैं, लेकिन अपने आप में बड़े मजबूत संगठन है और ईरान का इनको लंबे समय से सपोर्ट रहा है। अब ये चारों तरफ से जिस तरह से इसराइल पर हमले हो रहे हैं, दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा लग रहा है कि इसराइल का साथ छोड़ रहे हैं। यहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर ईरान के साथ ईरान कोई बातचीत करता है, हामी भी भर देता है, तो वो युद्ध से अपने आप को खींच लेंगे। जेडी वेंस ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम बहुत लंबे समय तक इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, हमको हटना ही पड़ेगा वहां से। बिल्कुल, और वहाँ ट्रंप के प्रशासन में भी जबरदस्त मतभेद आ रहे हैं और वो मतलब सतह पर आना शुरू हो गए कि भाई अकेला ट्रंप जो है वो क्यों बर्बाद कर रहा है पूरे देश, पूरे अमेरिका को। ये बातें आ गई हैं। वहाँ नागरिक साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ट्रंप अपने बच्चों को भेजना, तू तो ट्रंप टावर खड़ा करेगा दुनिया में, हमारे बच्चे जंग में जाकर शहीद होंगे। अपने लिए तुम सेना को पूरा ढकेल दिए, पूरा धकेल दिए हो और पैसे पैदा कर रहे हो युद्ध में भी शेयर मार्केट के जरिए। इधर समीर जी, जो हम लोगों ने बताया था कि तेहरान में बिजली चली गई थी, तो वो बिजली जो है वो बहाल हो गई है और बिजली कटौती के बाद तेहरान और पड़ोसी अल्बोर्ज प्रांत में बिजली बहाल कर दी गई है। राष्ट्रीय बिजली पावर ग्रिड इससे बना हुआ, और ये हम लोगों ने पहले भी बताया था। जब ट्रंप ने घोषणा की थी कि हम बिजली केंद्रों को बनाएंगे, तो वहाँ बताया गया था कि भाई आप वहाँ एक ग्रिड पे हमला करके पूरे देश की बत्ती गुल नहीं कर सकते। बहुत डिसेंट्रलाइज है बहुत उनके यहाँ। तो आप एक जगह हमला करेंगे तो एक ही प्रांत की गायब होगी, हो सकता है कुछ हिस्से की ही गायब हो, कुछ शहर के इलाके की। तो बहुत डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इसलिए वहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको कई हमले करने पड़ेंगे, लेकिन आप एक पे हमला करेंगे और वो पलट के हम। अब यही हुआ कि कुवैत पे उन्होंने हमला किया था, पूरे कुवैत में अंधेरा छा गया। तो ये जो है वहाँ उन्होंने बहाल कर ली है, तो ये सामने आ गया समीर जी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है कि वहाँ पर जो बिजली गई थी, अंधेरा था, वो बिजली बहाल हो गई है। और एक बार फिर ईरान ने अपने उस दावे को प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर केवल एक जगह की अगर आप बिजली काट देते हैं, वहाँ हमला कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा शहर या पूरा देश अंधेरे में चला जाएगा। हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी अलग अलग जगहों से बिजली की आपूर्ति होती है और उसका प्रोडक्शन होता है। बहुत ही एक रणनीतिक ढंग से अपने को तैयार किया हुआ है ईरान ने, और बहुत रणनीतिक तरीके से, पेशेवराना तरीके से वो लड़ाई भी लड़ रहा है। ये साफ दिख रहा है, जिसमें अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्ति जिनको कहा जाता है, उनकी महाशक्ति पूरी तरीके से शक्तिहीन हो गई है। बिल्कुल, ये शक्तिहीन हो गई है समीर जी। और जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस युद्ध के दौरान ईरान के राजस्व में वृद्धि हो गई। द इकोनॉमिस्ट है, उसने एक हालिया विश्लेषण में बताया है कि ईरान ने फरवरी के अंत से अपने दैनिक तेल राजस्व को दुगना कर दिया है और अमेरिका और इजराइल के लगातार बढ़ते दबाव, आक्रामकता का फायदा उठाकर इसे रणनीतिक वित्तीय लाभ में बदल दिया है। यानी आपदा में अवसर जो है वो ईरान ने खोज लिया है। उसके तेल राजस्व में जो है वो दोगुनी जो है वो वृद्धि हो गई है। और ये जो हॉर्मुज जो इकोनॉमिस्ट है, उसने जो आंकड़े दिए उनसे पता चलता है कि ईरान वर्तमान में प्रतिदिन 2.4 से 2.8 मिलियन बैरल के बीच निर्यात कर रहा है, जिसमें से 1.5 से 1.8 जो बीपीडी है कच्चा तेल और शेष संग्रहित पदार्थ शामिल हैं। और विश्लेषकों का कहना है कि तेहरान के तेल उद्योग ने महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदर्शित किया है और परिचालन जारी रखने के लिए चल रही शत्रुता प्रतिबंधों के अनुकूल ढलने में सक्षम रहा है। ईरान के निर्यात का 90% से अधिक हिस्सा चीन में ही जाता है, जो इसका प्रमुख गंतव्य बना हुआ है। वहाँ वो तेल जा रहा है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो ईरान को तो तेल से जो आमदनी होती है वो तो
हो ही रही है और बढ़ ही गई है। बढ़ ही गई है उसकी, और बल्कि उसका दुगना जो है वो हो गया है। तो ये समझ में आ रहा है, और इसीलिए ट्रंप जो है परेशान नजर आ रहे हैं कि ईरान का तो तेल राजस्व दुगना हो गया और अमेरिका में तेल की दामें दुगनी हुई जा रही हैं। तेल के दाम दुगने हो गए हैं, क्राइसिस अलग हो रही है और पूरी दुनिया में तेल का संकट दिखाई पड़ रहा है। ये लगातार आगे बढ़ रहा है। लड़ाई के थमने के आसार तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान कह रहा है कि उसकी जब शर्तें मानी जाएंगी तभी ये लड़ाई रुकेगी। किसी तरीके का सीज फायर नहीं होगा। अगर रुकेगी तो रुकेगी लड़ाई हमेशा के लिए, और ये लिख कर देना पड़ेगा अमेरिका और इसराइल को कि वो दोबारा उस पर हमला नहीं करेंगे। बिना इसके कोई लड़ाई नहीं। जी कुछ कोई और भी खबर? हाँ, बड़ी खबर ये है समीर जी कि नीतीश कुमार ने जो है वो विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। चूंकि उनकी मजबूरी थी, उनको राज्यसभा या विधान परिषद में से एक से इस्तीफा देना पड़ता, तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन विधान परिषद की सीट से मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं। 6 महीने तक अभी बने रह सकते हैं बिना किसी राज्य के सदन का सदस्य हुए बिना भी। तो बिहार में भी ये चीज़ें अब देखनी होंगी, राजनीति किस कमर बदलती है, नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहते हैं और क्या अपने मन का मुख्यमंत्री बनाते हैं या दिल्ली आते हैं या फिर बाद में राज्यसभा भी छोड़ सकते हैं। ये देखा कल बड़ा दिलचस्प हुआ अमलेंदु जी। कल जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो अचानक उन्होंने प्लान बनाया कि उनको इस्तीफा देना है। विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली में थे, वो भी अचानक वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और आज उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, चूंकि वो भी वहां विधायक हैं और वो भी राज्यसभा के लिए चुने गए। तो कल अचानक ऐसी खबरें आई कि क्या कुछ एक राजनीतिक समीकरण कुछ दूसरी तरफ बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल नीतीश कुमार ने केवल अभी वहां पर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। यानी बिहार की राजनीति अभी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई है, वहां की सरकार की स्थिति कि क्या कुछ होगा, और वो स्पष्ट होगी तभी जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे कि नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर है, आपको ये बताना जरूरी था कि नीतीश कुमार ने अब चूंकि राज्यसभा के लिए वो चुन लिए गए हैं, तो उन्होंने वहां पर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इधर जिस तरीके का माहौल मध्य पूर्व में चल रहा है, ये हमले एक दूसरे के ऊपर जारी हैं, और हमलों को लेकर अब जिस तरह से ईरान ने चेतावनी दी है अमेरिका को कि या तो आप नागरिक ठिकानों पर अपने किए गए हमलों के लिए माफ़ी मांगिए, खेद जताइए, नहीं तो फिर हम आपके विश्वविद्यालयों और उन पब्लिक प्लेसेस पर हमला करेंगे जिस तरीके से आपने हमारे ऊपर किया है। देखते हैं क्या कुछ होता है, लड़ाई थमती है या नहीं थमती है। ट्रंप के बयान इसी तरीके से आते रहेंगे, ये इन सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप डीबी लाइव के साथ बने रहिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।